Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of April 2021. तो 21 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। इनमें से कौन सा पॉजिटिव चेक नहीं है? ऑप्शंस आर ए माइग्रेशन, बी फेमाइंस, सी डिसीजेस या डी वॉरफेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मुलेट अ बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। इनमें से कौन से गुड्स का यूज होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन आर क्रूड पेट्रोलियम, फ्रूट्स, एलपीजी, सीमेंट, टोबैको प्रोडक्ट्स। इनमें सब आपको बताना है कौन से नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन आर 1, 3, 5, 4, 5, 2, 4, 5 या none of the above. So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. आज का मैप देखते हैं। जो मैप मैंने आज लिया है वो है ओशन करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? तो आज का जो मैप अपन देखेंगे वो है ओशियन करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको ये मैप दिख रहा होगा ओशन करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का। सबसे पहले हमको एक ओशन करंट जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे ये होता है, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री की जो लाइन होती है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है ये इक्वेटर कहलाता है। अब इक्वेटर से जो करंट्स ऊपर जाते हैं, देखिए इस तरीके से जो करंट्स ऊपर जाएंगे या इस तरीके से जो करंट नीचे आएंगे, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में जो करंट्स ऊपर जाएंगे और सदर्न हेमिस्फेयर में जो करंट नीचे आएंगे वो हमेशा वार्म करंट होंगे। सिंपल सी बात, आपको फंडा याद रखना है कि ये वार्म करंट्स होते हैं। ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं करंट के। ठीक है ना? कि उस समय वहाँ पे कौन सी ट्रेड विंड चल रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है ना? तो ये सारे चीज़ें रहती हैं। लेकिन आपको याद रखना कि इक्वेटर से ऊपर जाने वाले और इक्वेटर से नीचे आने वाले दोनों ही करंट्स आपके वार्म करंट्स होते हैं। पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वार्म ओशन करंट के साथ। जैसे आप जब यहाँ इक्वेटर पे यहाँ देखोगे, ये अटलांटिक ओशन वाला पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ अटलांटिक ओशन। यहाँ ध्यान से देखो, एक आपको ये करंट दिख रहा होगा, ये ठीक है ना, नदर्न इक्वेटोरियल करंट। ठीक है ना? जो आगे जाके गल्फ स्ट्रीम भी कहलाता है। ठीक है? तो इक्वेटोरियल करंट है यहाँ पे, ये जाता है ऊपर गल्फ स्ट्रीम के नाम से ऊपर बढ़ता है। ठीक है ना? यहाँ जब ये बढ़ता है तो ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से ऊपर बढ़ता है। बहुत फेमस है, वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम के नाम से। एक और इम्पॉर्टेंट करंट है जो कि गल्फ स्ट्रीम से मिलता है, ये आपके कनाडा के साउथ, कनाडा के तरफ से आता है। ये वाला करंट, ये लेब्राडोर करंट, ये एक कोल्ड करंट है। याद रखिएगा, लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम्स के साथ ऊपर जाता है। तो यहाँ पर जो ये अमेरिका वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये मिलता है और यहाँ पे फॉग की कंडीशन होती है। और जहाँ पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं ना, वहाँ पर हमेशा दो प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ पे शिप्स को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे हमेशा धुंध रहती है, फॉगी कंडीशन रहती है। दूसरी चीज़, वहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स बहुत अच्छे होते हैं। देयर आर वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड्स देयर वेर एवर द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट। ठीक है ना? तो गल्फ स्ट्रीम याद रखिएगा, ये एक वार्म करंट है, ऊपर जाके लेब्राडोर करंट से मिलता है। ठीक है ना? फिर यही गल्फ स्ट्रीम आगे जब और बढ़ती है तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से बढ़ती है, के नाम से बढ़ती है, और ये यहाँ पे जाती है आपके पास कहाँ पे, नॉर्वेजियन करंट के रूप में ऊपर बढ़ती है। ये भी एक वार्म करंट ही रहेगा और ये आपके नॉर्वे वाले रीजन में जाती है। और इम्पॉर्टेंट इस करंट का, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेजियन करंट का इम्पॉर्टेंस ये है कि इस करंट के कारण यहाँ पे जैसे बर्फ़ नहीं जमती रहती। मतलब अगर ये वार्म करंट नहीं होता तो ये हमेशा 12 महीने बर्फ़ में जमे रहते, ये चाहे नॉर्वे हो चाहे ब्रिटेन वाला रीजन हो। बट थोड़ा सा मौसम जो वहाँ पे थोड़ा मॉडरेट है बिकॉज ऑफ दिस वार्म करंट ओनली, नॉर्वेजियन करंट और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, आपको याद रखना है। ठीक है ना? कोल्ड करंट की हमने बात की, लेब्राडोर करंट जो कि ऊपर से आ रहा है। इसी तरीके से ग्रीनलैंड के साउथ से करंट आता है कोल्ड करंट, जिसको ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट ऊपर से देखो नीचे आ रहा है, दैट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है ना? तो वार्म करंट कौन कौन से देखे, गल्फ स्ट्रीम देख ली, हमने नॉर्वेजियन करंट देख लिया, इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देख लिया। अब ये अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ से कैनरी करंट आता है नीचे। कैनरी करंट एक कोल्ड करंट है, याद रखिएगा, कैनरी करंट इज अ वेरी फेमस कोल्ड करंट। ठीक है ना?
अब आपको दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन टाइप का फिगर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं जायर, गायर, जायर, जो भी आपको बोलना है, GYRE बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये रीज़न क्यों फेमस है, क्योंकि इसको बोलते हैं सेरागैसोसी, सेरागैसोसी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं सेरागैसोसी, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल क्वालिटी की कहना चाहिए घास उगती है, या कहना चाहिए ग्रास उगती है, जिसको हम सेरागैसम बोलते हैं, सेरागैसम ग्रास बोलते हैं। और दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द सेरागैसो सी। तो ये अटलांटिक में आपको याद रखना है, सेरागैसो सी का कंसेप्ट और सेरागैसम ग्रास का कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। बाकी कोल्ड करेंट्स दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, और वार्म करंट। तो यहाँ पे जैसे एक कोल्ड करंट है कैलिफोर्निया करंट, दिस इज द कैलिफोर्निया करंट, ठीक है ना, कैलिफोर्निया करंट है। और ये एक वार्म करंट है, अलास्कन करंट है, अलास्कन करंट इज वार्म करंट। नॉर्थ पैसिफिक आगे कैलिफोर्निया बन जाता है, तो नॉर्थ पैसिफिक एक करंट है, नॉर्थ पैसिफिक, और दूसरा यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट है। तो कैलिफोर्निया एक कोल्ड करंट है और अलास्का एक वार्म करंट है, याद रखिएगा, अलास्का एक वार्म करंट है और कैलिफोर्निया एक कोल्ड करंट है, ठीक है ना, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं और कौन सा करंट है। तो यहाँ पे एक और कोल्ड करंट बहुत फेमस जापान के साइड से आता है, बहुत फेमस कोल्ड करंट है, जिसको ओयाशियो बोलते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस कोल्ड करंट कॉल्ड ओयाशियो। और वहीं पे ऊपर आता है एक वार्म करंट जिसको हम कुरोशियो बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये कुरोशियो इज वार्म, ओयाशियो इज कोल्ड। तो कैसे याद रखोगे, ओ कोल्ड में ओ आता है ना, ओल्ड, कोल्ड में ओ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ओयाशियो में ओ से स्टार्टिंग हो रही है, दो बार ओ आ रहा है, ठीक है ना। तो याद रखेगा, ओ से स्टार्टिंग हो रही है ओयाशियो की, इसलिए कोल्ड करंट है, ऐसे याद रखेगा, ठीक है ना। और ओयाशियो, कुरोशियो एक वार्म करंट है एंड ओयाशियो एक कोल्ड करंट है, ठीक है ना। तो अपने को ये भी याद रखना है, कुरोशियो वार्म है, ओयाशियो कोल्ड है, ठीक है। और कुछ फेमस करेंट्स देख लेते हैं जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो कोल्ड करंट है आपका सदर्न हेमिस्फीयर का, वो है पेरू करंट, पेरूवियन करंट। अब ये एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एल नीनो या एंसो ऑसिलेशंस होते हैं उसमें ये पेरू करंट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ की अपवेलिंग है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये पेरूवियन करंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दैट रीज़न। और पेरूवियन करंट एक कोल्ड करंट है, याद रखिएगा। पेरूवियन करंट को ही हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं। दिस करंट इज ऑल्सो नोन एज द हमबोल्ट करंट, हमबोल्ट DT है, हमबोल्ट करंट, ठीक है ना। तो हमबोल्ट करंट बोलते हैं और इसको पेरूवियन करंट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पेरूवियन करंट, ठीक है। फिर आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्राज़ील वाला पोर्शन, जहाँ पे ब्राज़ील करंट आता है, ये एक वार्म करंट है, ठीक है ना। ब्राज़ीलियन करंट जो है एक वार्म करंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक कोल्ड करंट बेंगुएला करंट है, यहाँ अफ्रीका रीजन से ऊपर उठता है, बेनगुएला करंट। बेनगुएला करंट एक कोल्ड करंट है और अगुल्हास करंट एक वार्म करंट है। तो ये भी कई बार कंफ्यूज करता है कि कौन सा है। तो अगुल्हास जो है वो एक वार्म करंट है, अगुल्हास एक वार्म करंट है, और बेनगुएला एक कोल्ड करंट है, ठीक है ना। पेरूवियन करंट, हमबोल्ट करंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, लोकेशंस याद रखिए कि जो ईस्टर्न साइड हो रहा है, ईस्टर्न साइड में जो करंट हो रहा है, ईस्टर्न साइड वाला करंट हमेशा एक वार्म करंट के रूप में है, और वेस्टर्न साइड पे जो करंट है वो कोल्ड करंट पे है, ठीक है। आपको एक ये चीज़ कॉमन दिख रही होगी, चाहे आप पेरूवियन करंट देख लो, वो भी साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड है, पेरूवियन करंट एक कोल्ड करंट है। अफ्रीका का वेस्टर्न साइड वेनेजुएला करंट एक कोल्ड करंट है, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे आप कैलिफोर्निया करंट देख लो, अमेरिका के इधर साइड आ रहा है कैलिफोर्निया करंट, कैनरी करंट भी वेस्टर्न साइड पे ही है ना। मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल मत कर लेना, बट यहाँ पे नीचे कंफ्यूजन ना हो, इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि अगुल्हास, बेनगुएला, पेरू, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, बेनगुएला आदमी को वार्म लगने लगता है और अगुल्हास कोल्ड लगने लगता है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस गलती से कैसे बच सकते हैं, आप लोकेशन देख लो कि बेनगुएला की जो लोकेशन है वो अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है, तो वेस्टर्न साइड में होने के कारण वो कोल्ड करंट होगा, ठीक है ना। और जो आपका अफ्रीका की ईस्टर्न साइड में अगुल्हास करंट है, वो कौन सा है, एक वार्म करंट है। सेम ब्राज़ीलियन करंट जो है वो ब्राज़ील साइड पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ब्राज़ील ईस्टर्न साइड में है, इस कारण से एक वार्म करंट होगा। और पेरू जो पेरूवियन करंट है वो पेरू यानी कि वेस्टर्न साइड में है, इस कारण से वो एक कोल्ड करंट होगा। तो ये भी आपको दिख रहा होगा। फिर एक और वार्म करंट यहाँ पे आपको मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक करंट दिख रहा होगा, वार्म करंट है मोजाम्बिक करंट, तो ये भी आपको दिख रहा होगा, दैट इज अ वार्म करंट। फिर एक कोल्ड करंट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देखो ये भी अगेन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न साइड पे है, तो कोल्ड करंट है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट एक वार्म करंट है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक
कोल्ड करंट है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक वार्म करंट है। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्या आता है, अपन मैप तो पढ़ते बट याद करते रहते, रोट लर्निंग। बट ऐसे अगर फैक्ट्स आपको थोड़े बहुत पता होंगे तो आप गलती बहुत कम है, रेयर है कि आप करेंगे, ठीक है ना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस करंट, एंड काफ़ी करंट्स हमने डिस्कस किए, एंड आई होप आपको कुछ तो समझ में आएगा, कुछ नए करंट्स आपने सीखे होंगे जो आपको नहीं याद थे, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है फ्रंट पेज से या दूसरे न्यूज़पेपर से जो हमको डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट पब्लिश की। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने एक रिलीज किया रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020, ठीक है ना। तो अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं इस रिपोर्ट के द्वारा, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसने बोला कि जो 2011 से 2020 का जो डिकेड था, दैट वाज द वार्मेस्ट डिकेड इन द रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली बात थी, ये वार्मेस्ट डिकेड था ऑन रिकॉर्ड। फिर कोविड-19 और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो थे, दे वर डबल ब्लो टू द मिलियंस ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 और ये सब जो था वो दूसरा डबल ब्लो थे एक तरीके से, वार्मेस्ट तो था ही। फिर क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा था। साइक्लोन अम्फान जो था, दैट इज़ द कॉस्टलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड। तो साइक्लोन अम्फान जो था, दैट वाज द कॉस्टलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड 2020 इज वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड, 2020 इज वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। फिर जो ग्लोबल इंक्रीज था टेम्परेचर का, दैट वाज 1.2 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका ऑलरेडी। WMO जो है वो 1993 से ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे का जो कहना चाहिए कि फाउंडेशन है, वो क्या है, WMO है क्या एक। तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि क्लाइमेटोलॉजी, मीटरोलॉजी, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों से डील करती है। क्लाइमेट से भी, वेदर से भी, और हाइड्रोलॉजी यानी वाटर से भी डील करती है, ठीक है ना। और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनी कब थी, 1873 में बनी थी। उसके बाद ये उसकी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। WMO से पहले IMO थी, यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1873 में ही बन गई थी, ठीक है ना। 1873 में बन गई थी, और उसी की ही ये सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन करके एक रिपोर्ट भी निकालते हैं, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन करके भी एक रिपोर्ट निकालते हैं इसके अलावा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखेगा कि दिस इज अगेन अनदर रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय द WMO, ठीक है। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट अलर्ट, VIIRS। VIIRS क्या है। अब एक्चुअली इंडिया में 2-3 सिस्टम्स हैं, 2-3 डिवाइसेज हैं जो कि अलग अलग सैटेलाइट्स में, जैसे VIIRS जो है वो सुओमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप, सुओमी NPP और NOAA-20 वेदर सैटेलाइट्स में इंस्टॉल्ड है। ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये एटमॉस्फेयर, लैंड, क्रायोस्फेयर, इन सब रीजन्स के अलग अलग रेडिएशंस के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, और इस डेटा के थ्रू अलग अलग चीज़ें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि कहाँ पर फॉरेस्ट फायर होगा, कहाँ पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक फास्ट नाम का वो लॉन्च किया था, मतलब कि कहना चाहिए डिवाइस लॉन्च किया था। फास्ट क्या था, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने फास्ट नाम की डिवाइस लॉन्च की थी। फास्ट का काम क्या था कि फास्ट विल मॉनिटर द फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया यूजिंग द रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम VIIRS। तो फास्ट जो था वो फायर अलर्ट सिस्टम था, फायर अलर्ट सिस्टम था जो कि क्या करता, VIIRS से जो डेटा मिल रहा है उस डेटा को ट्रैक करके ये देखता कि रियल टाइम में क्या फॉरेस्ट फायर का स्टेटस है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट फायर इन द रियल टाइम। और फास्ट सिस्टम जो था वो फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम था, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। अब VIIRS के अलावा MODIS, मोडिस करके भी एक है, और AVHRR भी है। तो मोडिस क्या है, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। तो देख रहे हो ये इमेजिंग पे ही काम करते हैं, सारे रेडिएशंस पे ही काम करते हैं, इमेजिंग पे ही काम करते हैं। और AVHRR क्या है, एडवांस्ड वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर, ठीक है ना। तो इन सब के थ्रू क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और क्लाइमेट चेंज इन सब के रिगार्डिंग बताते हैं कि क्या स्टेटस है। अगली न्यूज़ है, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया।
वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया 18 अप्रैल को, और इसको इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है। थीम जो थी इस बार की वो थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। द थीम ऑफ दिस ईयर वाज कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर वर्ल्ड हेरिटेज डे की इस बार की थीम थे। और इंडिया में 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। और इंडिया से ज़्यादा केवल चाइना, इटली, स्पेन, जापान, चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी एंड फ्रांस में ही इंडिया से ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं। तो चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी एंड फ्रांस के पास इंडिया से ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है ना। अब ये जो डे है ये प्रमोट किसने किया था? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, इकोमॉस बोलते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, वो इसको प्रमोट करता है। ठीक है ना। 38 साइट्स हैं जिसमें कि 30 तो हैं कल्चरल साइट्स, जैसे कि अजंता केव्स हो गई, फतेहपुर सीकरी हो गई, हम्पी मॉन्यूमेंट्स हो गए, माउंटेन रेलवेज हो गई। 7 नेचुरल साइट्स हैं जिसमें काजीरंगा, मानस, नंदा देवी, ये सब नेशनल पार्क आते हैं। और एक मिक्स्ड साइट है जिसको कि कंचनजंगा नेशनल पार्क बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगर आप मुझे नीचे लिस्ट दे सकें हेरिटेज साइट्स की तो बहुत अच्छा होगा। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, प्लीज प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 8:45 पे भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूज़ लॉकडाउन ओनली एज एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है ना। तो केवल लास्ट रिजॉर्ट के रूप में लॉकडाउन का यूज़ करें। कुछ हाइलाइट्स देख ले। स्टेट शुड कंसिडर लॉकडाउन ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट एंड दे शुड पे मोर अटेंशन टू इफेक्टिवली मैनेज द माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स. All workforce residing in cities should stay where they are and take the vaccine once they become available. Then people should stay indoors, not step out unnecessarily, and ensure that they follow all the COVID-19 appropriate behavior. The center, the state and other entities are working together to ensure oxygen availability. ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही है। अब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए एक और डिसीजन हाई कोर्ट ने सेंटर को कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है सेंटर को टू इमीडिएटली बैन द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन को तुरंत बैन कर दिया जाए। मतलब कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ज़्यादा जो लाइफ्स हैं वो मैटर करती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है लाइफ्स मैटर करते हैं। देयरफॉर दे शुड इमीडिएटली बैन द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। मतलब 22 अप्रैल का इंतज़ार ना करें आप, पहले ही बैन कर दिया जाए इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने ये कहा है एंड दिस इज़ द थिंग। और ताकि जो शॉर्टेज हो रही है ऑक्सीजन की वो शॉर्टेज भी ना हो। दिज आर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं यहाँ पे। यूएस करेंसी वॉच लिस्ट एंड इंट्रूजन इनटू पॉलिसी। अब यहाँ पे एक्चुअली कल मैंने आपको बताया था कि यूएस की जो करेंसी वॉच लिस्ट है, यानी कि करेंसी मैनिपुलेटर्स करेंसी वॉच लिस्ट है, उसमें इंडिया भी है। 11 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। ठीक है ना। अब करेंसी वॉच लिस्ट में मतलब कि किन कंट्रीज़ को यूएस रखता है, तो उसके लिए 2-3 क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है। जैसे कि अगर $20 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड सरप्लस है उस कंट्री का अमेरिका के साथ, या फिर उसका जो सेंट्रल बैंक है काफ़ी ज़्यादा करेंसी मैनिपुलेट करता हो, फॉरेक्स रिजर्व को मैनिपुलेट करता हो। तो जैसे इंडिया के लिए उन्होंने यही 2 कंडीशंस बताई हैं। पहली तो उन्होंने बोली कि चूंकि इंडिया और यूएस के बीच का जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया के फेवर में है और वो $23 बिलियन के आसपास है, पहला रीज़न। दूसरा उन्होंने बोला कि जो आरबीआई है वो काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स को परचेज करता है, फिर सेल करता है, ये सारी चीज़ मतलब कि कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। तो दीज आर द 2 थिंग्स जिनके बेसिस पे इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर और करेंसी वॉच लिस्ट में रखा गया है। तो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। ठीक है ना। लेकिन इंडिया ने ये कहा है कि ये जो है ये इंट्रूजन है हमारी पॉलिसीज़ की, हमारी इंटरनल पॉलिसी। भैया हम अपनी इकॉनमी को जैसे चाहें वैसे मेंटेन करना चाहेंगे, है ना। तो ये एक इंट्रूजन है जो कि हमारी इंटरनल पॉलिसी को इंट्रूड कर रही है। एडिटोरियल सेक्टर में आते हैं तो पहला एडिटोरियल जो है वो है अ लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज। ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल एक्चुअली में ये आर्टिकल लिखा गया है कि इंडिया को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए 2050 में हमको अनाउंस कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि देखो 2050 में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ कह रही हैं कि नेट जीरो एमिशन होना चाहिए। बात ये देखो अगर तो बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट शेयर है कार्बन स्पेस का जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने यूज़ किया हुआ है। मतलब कि उन्होंने अपना तो फुलफिल डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन इंडिया और दूसरी ऐसी बाकी जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं उन्होंने डेवलपमेंट अभी नहीं है। मतलब कि एक कहना चाहिए कि एक स्क्यूड मतलब बैलेंस है और सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं है, बहुत एसिमेट्रिकल बैलेंस है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में जा रहा है, ना कि इंडिया के फेवर में।
मानते हैं चलो कि इंडिया भी क्लाइमेट वल्नरेबल है, हमारे आसपास भी इंडियन ओशियन है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपने स्टेप्स उठाने हैं। ऐसा नहीं, हम नहीं बोल रहे कि हमको स्टेप्स नहीं उठाने हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि हमको डेवलपमेंट के साथ बैलेंस भी तो बना करके रखना है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि हम अभी कार्बन न्यूट्रलिटी का ईयर भी घोषित ना करें और डेवलपमेंट के एजेंडा को भी लेकर के आगे बढ़े। तो इसमें ऑथर ने कहा है सबसे पहले हमको सेक्टोरल अप्रोच लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है ना, ये जो आर्टिकल है ये GS3 में आपका यूज होगा। GS3 का ये आर्टिकल रहेगा, अगर क्वेश्चन आता है तो GS3 में पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन कि क्या स्टेप्स ले सकते हैं, हाउ कैन इंडिया अचीव, मतलब कि अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स डेवलपमेंट एजेंडा। ये सारी चीज़ें ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसका। ठीक है ना, तो इंडिया जैसे क्या कर सकता है, इंडिया यही काम कर सकता है कि सबसे पहले सेक्टोरल अप्रोच लेकर के आगे बढ़े। सेक्टोरल अप्रोच किस तरीके से, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि आपको एक फोकस्ड नियर टर्म सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सबसे पहले आपको कौन सा सेक्टर उठाना है, तो यहाँ पे ऑथर ने जो सेक्टर बताया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट। जितना आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उसमें से 75% ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर वाइज लेकर के चलना है और धीरे धीरे अपनी जो डिपेंडेंस है, ओवर डिपेंडेंस जो कहना चाहिए इसमें कार्बन लेड जो थर्मल पावर प्लांट्स है इसमें अपनी डिपेंडेंस को कम करना है। ठीक है ना, तो पावर सेक्टर को सबसे पहले आपको डीकार्बोनाइज करना है। जैसे कि इंडिया ने अभी टारगेट बनाया था कि 40% रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो अच्छी बात है। हमको और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम और ज़्यादा टुवर्ड्स विंड, सोलार, इन सब की तरफ जाएं। तो डीकार्बोनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलाउ करेगा इंडिया को, काफ़ी ज़्यादा एक स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो एमिशन है, ये सारा चीज़ें कहना चाहिए कार्बन के कारण और ये थर्मल पावर प्लांट्स के कारण है। तो हमको एफर्ट ये लगानी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम सोलार के थ्रू करें, विंड पावर के थ्रू करें, या कहना चाहिए कोई भी रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू करें। और जैसे हमने टारगेट बनाया कि 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी हम 2030 तक प्रोड्यूस करेंगे, तो हमको इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि कोल पावर जो है, कोल पावर पे एक सीलिंग लगाने की ज़रूरत है। फर्स्ट स्टेप विल बी टू प्लेस दैट इंडिया विल नॉट ग्रो इट्स कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी बियॉन्ड व्हाट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड। तो अभी जितनी अनाउंस हो चुकी है उससे ज़्यादा हम अपनी कोल पावर्ड कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, ये हमको प्लेज लेनी है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ इज दैट मल्टी स्टेक होल्डर हमको क्रिएट करना है और टेक्नोलॉजीज़ लानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने यहाँ पे ये कही है कि हमको न्यू टेक्नोलॉजीज़ लानी है, तो चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प से आए, चाहे वो हम खुद डेवलपमेंट करें, वी नीड न्यू टेक्नोलॉजीज़ ताकि हम शिफ्ट हो सकें, है ना, टुवर्ड्स द नॉन कोल पावर्ड और टुवर्ड्स द नॉन कार्बन पावर्ड इनकी तरफ हमको हो सकें। द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अनाउंसमेंट हमको करना ज़रूरी है। ठीक है ना, और देखो यहाँ पे लिखा है लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर इज नॉट रियलाइज्ड विदाउट एड्रेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सेक्टर सच एज पुअर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो डिस्कॉम्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने की ज़रूरत है, उनका मैनेजमेंट को सही करने की ज़रूरत है। जब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। देन इंडिया विल नीड टू वर्क हार्ड टू बिकम अ लीडर इन टेक्नोलॉजीज फॉर द फ्यूचर। मतलब वही वाली बात है कि हमको फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजिकल हब बनाना है, खुद को इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में डेवलप करना है। और नहीं भी डेवलप कर पाए तो एटलीस्ट दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी तो लेकर के ही आ जाए, है ना। देन एनर्जी सर्विसेज को एफिशिएंट बनाना है। यहाँ पे ऑथर ने कहा जैसे कि हम कई बार क्या होता है, हमारा फ़ैन ख़राब है, हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, एसी है, ये सब चीज़ें हैं, तो हमको ये कोशिश करनी कि सारी एफिशिएंट हो, सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की ग्रेडिंग हो, सारों की रेटिंग हो, और ये मैंडेटरी किया जाए कि केवल जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं उनका यूज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है, अननेसेसरी जो वेस्टेज है वो नहीं होगा, और कहीं ना कहीं ये कंटेन करने की भी कोशिश करेगा जितना भी अलग से एमिशन हो रहा है। तो दीज आर द स्मॉल चेंजेस विच कैन बी डन एज पर द ऑथर एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे मेजर्स यहाँ पे बताए गए थे इस आर्टिकल में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला आर्टिकल है द लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माओइस्ट। तो अभी रिसेंटली हमारे कई जो जवान थे कोबरा बटालियन के, विच इज़ अ यूनिट ऑफ सीआरपीएफ की यूनिट है कोबरा बटालियन। हमारे लगभग 22 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे इन अ इनकाउंटर विद द माओइस्ट एंड ऑल। तो उसमें ऑथर ने यहाँ पे थोड़ा कोशिश की है जानने की क्या है उनकी टैक्टिक्स और क्यों हम फेल हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि टैक्टिक्स अगर देखो तो ज़्यादा चेंज नहीं हुई, अभी भी वो वही है कि एक तो मिसकम्युनिकेशन करवाते हैं, देन वो अम्बुश करते हैं इस तरीके से,
और घेर करके फिर उसके बाद अपने सबसे उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे कई बार जो ब्लेम गेम होता है वो ये होता है कि इंटेलिजेंस की कमी थी, प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। बट अगर अपन सही सोचे तो ये है कि एक्चुअली वो जो टेरेन है दैट इज़ सो रगड, एंड वो उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा अवेयर हैं कि जो हमारी यूनिट्स हैं, जो हमारे जवान हैं, वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है उन यूनिट्स के साथ कि वो किस तरीके का टेरेन है। तो ऐसे रग्ड टेरेन में, ऐसे अननोन टेरेन में फाइट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एंड देयर फोर कैजुअलिटी जो रहती है वो हमारे साइड में ज़्यादा रहती है। फिर यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि क्या डेवलपमेंट का फ़ायदा होता है। तो 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि माओइस्ट की फ्यूरी से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। और यहाँ पर क्या है कि ऑथर ने कहा है कि कई लोग ये बोलते हैं कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर करता है। लेकिन ऑथर ने कहा है कि टू बी फेयर ये चीज़ केवल और केवल अभी आंध्र प्रदेश में देखने को मिली, अदरवाइज दूसरे स्टेट्स में ऐसा देखने को नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश इज द एक्सेप्शन जहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद किसी तरीके से यहाँ पे आपका माओइस्ट की जो कहना चाहिए एक्सट्रीमिज़म था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़त्म हुआ। सिविल सर्वेंट्स का ये कहना है कि अगर अपन प्रॉपर डेडिकेटेड लीडरशिप दिखाएं एंड ग्रास रूट लेवल पे जाकर के काम करें, जो कि वो भी माओइस्ट नहीं करने देते हैं, क्योंकि उनका तो एम ही यही कि डिसरप्ट करना, गवर्नमेंट का जो भी प्लान प्रोग्राम पॉलिसी है उसको डिसरप्ट करना, ये इनका एम रहता है, मेन एम। तो ऑथर ने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स को जाना पड़ेगा और तब जाकर के कहीं ना कहीं आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑथर ने कुछ और चीज़ें बताई, जैसे कि जो लोकल्स हैं उनका सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने ग्रे हाउंड का एग्जांपल दिया, जो कि उसको कि आंध्र प्रदेश में रेस किया गया था 1989 में। तो ग्रे हाउंड को रेस किया गया था 1989 में आंध्र प्रदेश में, और ये एग्जांपल है कि लोकल्स की मदद से भी आप किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो माओइस्ट को बाहर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। और दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, एंड इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास ऐसा नहीं था। सेम ओल्ड रोट लर्निंग, यहाँ पे आर्टिकल ने बोला, ऑथर ने बोला है कि जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक आने के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप क्या करें कि जो एजुकेशन सिस्टम है जो कि काफ़ी ज़्यादा मगिंग और रोट लर्निंग को फोकस करता है, उसको आप चेंज कर सकते थे। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को रिएग्जामाइन कर सकते थे, और उसमें आप क्या कर सकते थे कि उसमें क्या कर सकते हो आप कि उसको कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कर सकते हो। यू कैन इंक्लूड अ न्यू मेथडोलॉजी, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की मेथडोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो एग्जाम्स का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बच्चों पे बढ़ता है, उस बर्डन को आप कम कर सकते हो। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन से फ़ायदा ये होगा कि एक फाइनल एग्जाम के बेसिस पे नहीं डिसाइड होगा कि बच्चे ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा। ज़्यादा ऑलराउंड 360 डिग्री इवैल्यूएशन करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि आपको कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स याद हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, इनकरेज करो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को, इंटरेक्शन को बिल्डअप करने की, डिस्कशंस को और ज़्यादा फोकस करो। ठीक है ना। और ये फोकस मत करो कि कितना ज़्यादा हार्ड एग्जाम ले लें, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस। ओपन बुक एग्जामिनेशन को का आइडिया डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने इस आर्टिकल में बताई कि आपको करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं और क्या आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जिसके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। ऐसे कोविड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब ज़्यादातर देखो न्यूज़ जो है वो कोविड पे ही डिपेंडेंट है। जैसे पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, कोविड के कारण क्या था, न्यूज़ की जो थोड़ा क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिग्रेड हो जाती है। ठीक है ना। शी जिनपिंग ने बोआओ फोरम ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे चाइना में। तो बोआओ फोरम का इंपॉर्टेंस क्या है, चाइना का डेवोस कहलाता है ये। बोआओ फोरम इज नोन एज द चाइनाज डेवोस। डेवोस में पता है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, तो चाइना का डेवोस बोआओ फोरम कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। रशिया सेज इट विल लॉन्च ओन स्पेस स्टेशन इन 2025। अब रशिया का ये कहना है कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2025 में लॉन्च करेगा। और जो अभी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 1998 में रशिया, यूएसए, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से लॉन्च हुआ था। 1998 में रशिया, यूएसए, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से 1998 में जो प्रेजेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लॉन्च किया गया था। और अभी यूरी गागरिन जो है उनको 60 साल पूरे हो गए, 60th एनिवर्सरी पूरी हो गई है फॉर यूरी गागरिन टू बिकम द फर्स्ट पर्सन इन ऑर्बिट। द कंट्रीज स्पेस प्रोग्राम हैज, मतलब कि
जो यूरी गैगरिन द फर्स्ट पर्सन इन द स्पेस जो थे वो रशिया के थे, उनको 60th एनिवर्सरी हो चुकी है अभी लास्ट मंथ ही हुई है, तो दैट वाज अगेन सेलिब्रेटेड बाय रशिया। एक और चीज़ बता दो कि फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन स्पेस वॉक जो था, द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन स्पेस वॉक वाज एलेक्सी लियोनोव फ्रॉम रशिया ओनली। 1965 में फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन स्पेस वॉक वाज एलेक्सी लियोनोव फ्रॉम रशिया, ये भी आप याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। एक आंसर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का, जो मैल्थूजियन वाला मुझे याद आ रहा है कि मैल्थूजियन, क्योंकि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव चेक नहीं है। जो ऐसे एक्चुअली मैल्थूस ने बोला था कि जब मतलब जो फूड ग्रेन्स हैं वो आपके बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बट जो पॉपुलेशन है वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। इस कारण से एक समय आएगा जब हंगर और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रहेगी, और ऐसे में पॉजिटिव चेक्स यानी कि फेमाइंस, डिसीजेज, वॉर, ये सारी चीज़ें होंगी। तो माइग्रेशन को उसने पॉजिटिव चेक में नहीं इंक्लूड किया था। पॉजिटिव चेक में आपका फेमाइन, डिसीजेज एंड वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो आंसर विल बी ए, क्योंकि ये पॉजिटिव चेक नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मैल्थस की थ्योरी थी। निगेटिव चेक्स भी थे, जैसे कि इनफिडिलिटी उसने कहा था, होमोसेक्सुअलिटी कहा था, कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज उसने कहा था, तो ये सारे आपके निगेटिव चेक्स के रूप में उसने कहते हैं। क्यों निगेटिव चेक्स बोलता है उसको, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा कैथोलिक व्यक्ति था और वो इन सबको वाइसेस मानता था। ही कंसिडर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, homosexuality, infidelity as vices, and therefore he called them as negative checks, and उसने कहा था पॉजिटिव चेक्स होंगे और वही उसी के थ्रू फिर एक बैलेंस बनेगा, ठीक है ना। तो these are the things which are important. Thank you and have a nice day.